इमेजिन आप घर पे बैठे हैं और कोई दरवाज़ा नॉक करते हैं और कहता है कि ये घर उनका है और आपका नहीं है। 1947 में जो हिंदू पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो मुस्लिम्स इंडिया से वहाँ पहुँचे उनको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ओके। पर जो हिंदू पाकिस्तान छोड़ के आए तो नेहरू गवर्नमेंट ने उनको ओपन ग्राउंड दे दिए और टेंट दे दिए। ये सेक्युलर कंट्री में कम्युनल लॉज कैसे बने, इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं। 1954 वक्फ एक्ट स्टार्ट हुआ, फिर ये 1964 में अमेंड होता है, राइट। 1984 में अमेंड होता है, पर 1995 में ये पावर दिया गया वक्फ बोर्ड को प्रूव नहीं करना है कि प्रॉपर्टी उनकी है, जो उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उनको प्रूव करना है। माय गॉड। 2014 में इलेक्शन था, 2013 में वापस एक्ट अमेंड होता है। ओके। और ये एक्ट के अंदर दिल्ली में 123 गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ परिसर के अंदर की जमीन वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर ली और हाई कोर्ट आज तक उसको रिलीज नहीं करा पाया है। तो मैं चेक कैसे करूं कि ये प्रॉपर्टी इट इज सेफ टू बाय इट? हाय एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ड्राइविंग चेंज। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके और मेरी लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन आप घर पे बैठे हैं और कोई दरवाज़ा नॉक करते हैं और कहता है कि ये घर उनका है और आपका नहीं है। आप तब कैसा फील करेंगे? ऐसा ही फील करेंगे जो करंटली इंडिया के बहुत सारे शहरों में और गाँव में हो रहा है कि कोई नॉक करता है और कहता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है और आपकी नहीं है। और ये क्यों है? इज़ बिकॉज ऑफ एन एक्ट जो इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले से भारत में है, और इसकी वजह से आज बहुत सारे इंडियंस को प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम समझेंगे कि ये एक्ट क्या है, ये सिचुएशन क्या है, और कैसे अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट इसको कैसे डील करती है। आज हम इंडियंस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है और आने वाली जनरेशन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। कैसे इस एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन या रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे सत्यम से, हु इज़ आवर एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक। एंड आई वुड रिक्वेस्ट सत्यम टू बिगिन बाय टेलिंग अस कि सत्यम, ये वक्फ बोर्ड क्या है पहले ये बताइए, और इसकी हिस्ट्री क्या है इसके बारे में भी हमें बताइए। नमस्ते रविश। वक्फ वर्ड का मीनिंग है टू कन्फाइन एंड प्रोहिबिट। तो इसमें ये जो आइडिया है, वक्फ का आइडिया है कि कोई भी रिलीजियस प्रॉपर्टी का गवर्नेंस एक बोर्ड के अंडर होगा। अगर कोई मुस्लिम अपनी लैंड या अपनी प्रॉपर्टी अगर वो दान दे देता है फॉर रिलीजियस यूज़ और रिलीजियस चैरिटी यूज़, तो उस पर कोई इंडिविजुअल घर नहीं बना सकता या रेसिडेंस पर्पस नहीं कर सकता, कमर्शियल पर्पस नहीं कर सकता। इसलिए ये वक्फ बना है। वक्फ का मीनिंग है कि उस प्रॉपर्टी का यूज़ रिलीजियस पर्पस के लिए ही होगा। तो इंडिया में वक्फ का हिस्ट्री देखें तो 1923 में ब्रिटिश लोगों के टाइम बना था मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। सो इसके अंडर उनको गवर्नेंस पावर दी गई थी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल बॉडीज़, दोज वर्क फॉर मुस्लिम्स। इसके बाद अगर इसका जर्नी देखें तो 1923 से लेके 2013 तक बहुत लंबा रहा है, और इसमें सिर्फ रिलीजियस इश्यूज नहीं इन्वॉल्व है, पर पॉलिटिकल इश्यूज, वोट बैंक पॉलिटिक्स सभी कुछ इन्वॉल्व रहा है। सो 23 के बाद 1925 में मद्रास में जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक्ट लाया, रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ये वक्फ बोर्ड से डिफरेंट था या Yes. इसका ही अमेंडमेंट था? उससे अलग था। तो ब्रिटिश लोगों ने इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जिसका विरोध किया मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ने। सो उनको इसमें से हटा दिया गया और सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पे गवर्नमेंट का कब्जा हो गया 1925 एक्ट के अंडर, जो आज तक कंटिन्यूड है। सो वापस वक्फ पे आते हुए और 1925 में ही सिख रिलीजियस प्लेसेस को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए SGPC बोर्ड बना। तो 1925 एक्ट के अंदर सिर्फ इंडियन टेम्पल्स रह गए, बाकी सबको सेपरेट मैनेजमेंट दे दिया फॉर देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। मतलब अगर
कोई मॉस्क है तो उसके लिए कोई मुस्लिम ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, चर्च के लिए क्रिश्चियन, एक गुरुद्वारा के लिए सिख, लाइक दैट। हाँ, सिर्फ उतना ही नहीं, प्लस गवर्नमेंट उनके काम में नहीं घुसेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस नहीं है। मतलब अगर समझो कि कोई आके मस्जिद में या चर्च में या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे बहुत बड़ा डोनेशन देती है, तो उसका पूरा का पूरा यूज़ या फिर उसका पूरा का पूरा कंट्रोल प्राइवेट बॉडी के हाथ में होगा और गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा। राइट, ये सही है। तो प्रिंसिपली ऐसे ही होना चाहिए। इवन हिंदू टेम्पल का राइट हिंदू बॉडीज़ को होना चाहिए इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट। करेक्ट, जो अभी नहीं है जी। पर इज इट स्पेसिफिक टू अ सर्टेन स्टेट, जैसे ऐसे कोई सिलेक्टेड स्टेट्स है जहाँ पर हिंदूज के पास कंट्रोल है और थ्रू आउट द इंडिया देयर इज दिस प्रॉब्लम? नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। थ्रू आउट इंडिया सभी बड़े रिलीजियस टेम्पल पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। राइट। सो ये एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है। अब वापस वक्त पे आते हुए, सो 1927 में ये 1925 एक्ट से मुस्लिम और क्रिश्चियंस को हटा दिया गया। राइट। तो फिर ये वक्फ प्रॉपर्टीज़, वक्फ एक्ट के अंदर जो भी मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ है उस पे वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड था। राइट। अब इसमें 1947 में जो पार्टीशन के वजह माइग्रेशन हुआ, जो हिंदूज इंडिया आए पाकिस्तान से और मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान गए। राइट। तो जो हिंदू पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आए, राइट, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो मुस्लिम्स इंडिया से वहाँ पहुँचे उनको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ओके। अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस जो भी इंडिया में था। तो कोई ज़मींदार अगर यहाँ से पाकिस्तान गया तो उसको इक्विवेलेंट लैंड मिला। राइट। पर जो हिंदू पाकिस्तान छोड़ के आए, अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ के जान बचा के आए, राइट, तो नेहरू गवर्नमेंट ने उनको ओपन ग्राउंड दे दिए और टेंट दे दिए। कैन वी इंक्लूड सिख्स ऑल्सो इन दैट कि जस्ट हिंदूज? नहीं, सभी को, हिंदू सिख सभी को, जो भी लोग आए पाकिस्तान से उनको गवर्नमेंट ने शेल्टर नहीं दिया। जबकि मुस्लिम लोग जो यहाँ से छोड़ के गए अपनी प्रॉपर्टी, वो इवोक्यू प्रॉपर्टी बनी और वो खाली थी और गवर्नमेंट चाहती तो वो अलोकेट कर सकती थी। राइट। पर नेहरू गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। राइट। और एट 1954 नेहरू गवर्नमेंट ने 1923 एक्ट को ही वापस से न्यूली लॉन्च किया। राइट। तो पुराना एक्ट अबॉलिश हो गया, 1954 में नया एक्ट बना। राइट। और उसके अंदर ये जो प्रॉपर्टीज एम्प्टी थी, ये सभी का कंट्रोल वक्फ बोर्ड के पास चला गया। सो एम आई राइट इन सेइंग दैट जो मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान गए, उनके लिए उनके सर पर एक प्रॉपर छत थी, जस्ट लाइक हाउ दे वर लिविंग इन इंडिया। लेकिन जब कोई हिंदू या सिख पाकिस्तान से आया, तो जैसे हम मुंबई में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी हिस्ट्री रेफ्यूजी कैंप्स की रही है, जहाँ पे कुछ नहीं था, तंबू लगा दिया एक और लोग उसी में रहते थे। हमने भाग मिल्खा भाग देखा था, उसमें भी एक मेक शिफ्ट हाउसिंग अरेंजमेंट मिलता है जिसमें सैनिटेशन के नाम पे तो कुछ नहीं होता है और यूटिलिटी के नाम पर भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट। तो मतलब दिस इज इनडायरेक्टली अनफेयर देखा जाए तो। सो यहाँ पे नेहरू गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटी को पीछे रखा और सेक्युलरिज्म को आगे रखा। तो इससे 1954 वक्फ एक्ट स्टार्ट हुआ। राइट। अब आप देखेंगे इसका जो प्रोग्रेशन है, फिर ये 1964 में अमेंड होता है। राइट। 1984 में अमेंड होता है। राइट। और 1995 में फिर से नया लॉ बनता है। राइट। तो जो 1995 के पहले तक इनको मुस्लिम लोगों की प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्ट्रेशन करने का हक दिया गया था। विच मीन्स इट वॉज मोस्टली BAU, बिजनेस एज यूजुअल, कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी बात नहीं थी। राइट। पर 1995 में बहुत ही बड़ा चेंज लाया और पुराने लॉ को ख़त्म कर दिया गया और नया लॉ बनाया गया। और इस लॉ के अंडर इनको बहुत ही बड़े पावर दिए गए। वन साइडेड हो गया पूरा। राइट। तो इसमें ये पावर दिया गया कि वक्फ बोर्ड अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो जो उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर होगा कि वो प्रूव करे कि वो प्रॉपर्टी वो उनकी है। बर्डन ऑफ प्रूफ वक्फ बोर्ड पे नहीं है कि उनको, वक्फ बोर्ड को प्रूव नहीं करना है कि प्रॉपर्टी उनकी है। जो उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उनको प्रूव करना है। मतलब कोई आपके घर पे आया
और उसने बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो आपको घर से निकलना है या तो आपको ही प्रूव करना है, और लिटिगेशन का खर्चा भी आपको उठाना है आपकी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए। माय गॉड, मतलब घर मेरा, मैं उस घर में रह रहा हूँ, मैं ओनर हूँ। अगर मैं कोर्ट में केस लड़ने जाता हूँ तो मैं एज अ ओनर जाता हूँ, बट अगर वक्फ बोर्ड केस जीत जाता है तो ना मैं ओनर हूँ ना मैं उस घर में रहूँगा एनी मोर, और वो केस लड़ने के पैसे भी मैं ही दूंगा। राइट, और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ है ज्यूरिसडिक्शन, वो आप देखिए, ये कमाल की है। हम सेक्युलर नेशन है पर ज्यूरिसडिक्शन ऐसा है कि आपको वो आपका केस लेके वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना है। अगर वहाँ पे आप हार जाते हैं तो आप कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब माय गॉड, इंडिया के लैंड में आप इंडियन कोर्ट में खुद का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। तो इतना ड्रैकोनियन लॉ है ये। अगर आप ट्रिब्यूनल जाते हैं और ट्रिब्यूनल में जो 3 लोग बैठते हैं, उसमें एक है जो इस्लामिक लॉ का एक्सपर्ट है, एक स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है और एक एक्स जुडिशियल पर्सन है। अंडरस्टूड। तो वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होनी है और उनका जो पावर है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। राइट। सो ये एक तरीके का स्टेट विद इन स्टेट है। आप इंडिया में तो हो पर एज ए इंडियन आपके राइट कर्टेल हो गए, और राइट कर्टेल होने के बाद आपको रेमेडी भी नहीं मिल रही है। तो इतना ड्रैकोनियन लॉ एक सेक्युलर कंट्री में चल रहा है, जिसके बारे में मेजॉरिटी इंडियंस को पता भी नहीं है। राइट। आई थिंक ये अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में आया था दैट ये एंटिलिया जो जहाँ पे मुकेश अंबानी एंड फैमिली रहते हैं, वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया था कि वो प्रॉपर्टी भी उनकी है। यस, ऐसा न्यूज़ में आया था। पर इसमें और एक रिसेंट मैं आपको बताता हूँ इशू, ये 2022 सितंबर का केस है। तमिलनाडु में एक गांव में लोग अपनी ज़मीन दूसरे को बेचते हैं और वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। तो रजिस्ट्रार उनको बोलता है कि आप ये लैंड नहीं बेच सकते क्योंकि ये लैंड वक्फ को बिलोंग करती है। राइट। तो उन्होंने 18 गांव की ज़मीन वक्फ ने अपने नाम पे कर ली और उन गांव के लोगों को बताया भी नहीं। तो आप देखिए कैसा है, आपकी सुनवाई नहीं है, आपकी ज़मीन पे कब्जा हो सकता है, प्लस आपकी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि वक्फ आपको इन्फॉर्म करे। सो वक्फ को सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर ऑफिस को देनी है। अब रजिस्टर ऑफिस में इतने डॉक्यूमेंट पड़े हैं इस तरीके से कि आपको पता भी नहीं चलेगी कि वक्फ ने आपकी ज़मीन वक्फ के नाम पे कर ली है। इन अ वे ये ऐसा है कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे तभी पता चलेगा। देयर इज़ नो वार्निंग, देयर इज़ नो इंडिकेशन, कोई एडवांस में आके नहीं बोलेगा। जस्ट वन रैंडम डे जब मैं मेरी ओन्ड प्रॉपर्टी के साथ उसको सेल या लीज करने जाऊँ या रेंट पे देने चाहूँ, तब मुझे पता चलता है कि ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो इसके ऊपर तो किसी और का क्लेम है। राइट। ये इतना अजीब है इन अ कंट्री जो जहाँ पे हिंदूज आर इन अ मेजॉरिटी और ये हिंदूज के अगेंस्ट है। वेरी स्ट्रेंज। ये सेक्युलर कंट्री में कम्युनल लॉज कैसे बने, इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं। तो इसमें मुसलमानों का जो अशराफ वर्ग है और वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो कैसे इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं। अभी 1947 में पार्टीशन होता है, यहाँ के मुसलमान जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी इवैक्यूएट होती है, वो प्रॉपर्टी प्लस मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल वक्फ को मिल जाता है इन ईयर 1954। ओके। फिर 1964 में गुलजारी लाल नंदा आते हैं आफ्टर डेथ ऑफ पंडित नेहरू। राइट, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस। सो उनके आने के बाद फिर उन्होंने वोट बैंक को खुश करने के लिए लॉ को अमेंड किया और सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई। तो अभी आप देखिए कि अशराफ जो वर्ग है ये लोग फॉरेन इन्वेडर्स के साथ आए, ये उनके दरबारी थे। आर यू टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स, पसमंदा एंड अशरफ या अशरफीज जिनको बोलते हैं? यस। जो पसमंदा मुस्लिम बोलते हैं कि जो इंडियन है इन ओरिजिन है और जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए, और अशराफ वो है जो फॉरेन से आए हैं, ये इलीट है जो दरबारी लोग थे। राइट। जो इन्वेडर्स के साथ में आए। राइट। राइट। तो 1757 तक
जो भी फॉरेन इन्वेडर्स थे इनकी सत्ता समाप्त हो जाती है, मराठाओं ने इनको कुचल दिया होता है। राइट अब ये अशराफ लोग क्या करते हैं कि जो भी पावर होती है उसके साथ खुद को अलाइन करते हैं राइट टू गेट अ सीट इन पावर, राइट कि सत्ता किसी को की भी हो, मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए। राइट तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी इन्फिल्ट्रेट किया है, बीजेपी को भी इन्फिल्ट्रेट किया है। तो प्री इंडिपेंडेंस जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट चला उसमें ये इन्फिल्ट्रेट हो गए, राइट और ये कंट्रोल करते हैं मुस्लिम पसमानदा वोट बैंक को। राइट उनको वो डर दिखाते हैं कि अगर हिंदुओं की सरकार आ जाएगी राइट तो सिर्फ हम ही आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट और ये फिर पॉलिटिशियन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अगर आप हमारे हिसाब से कानून बनाएंगे, हमको पावर देंगे, ऐसी पोजीशन देंगे जहाँ से हमको अर्निंग होगी, पैसा मिलेगा, तो हम आपको ये वोट बैंक अवेलेबल कराएंगे। तो ऐसे ही जब जब इलेक्शन आते हैं तब तक वक्फ एक्ट में चेंजेस आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद जो भी 64 में नंदा ने रिवाइज किया, गुलजारीलाल ने, फिर 84 में राजीव गांधी की सरकार आती है। फिर उस इलेक्शन के लिए भी वापस से वक्फ बोर्ड अमेंड होता है, और जो भी गलती से इवैक्यू प्रॉपर्टी में जो पाकिस्तान से हिंदू या सिख आए थे जो पंजाब हरियाणा रीजन में, उनका भी कंट्रोल वक्फ बोर्ड के पास चला रहा है। तो लोग एक जनरेशन 2 जनरेशन से रह रहे, उनको भी अभी वक्फ बोर्ड कंट्रोल करेगा। ये होता है 84 में। राइट फिर 1995 में ये सब इलेक्शन ईयर है। देखिए, गुलजारीलाल नंदा 64 इलेक्शन होता है, 84 में इलेक्शन अनाउंस होता है। राइट उसके बाद ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी करते हैं। फिर 96 में इलेक्शन है, तो 1995 में एक साल पहले राइट पीवी नरसिम्हा राव के टाइम वापस अमेंड होता है, और इस बार इनको अनलिमिटेड पावर मिल जाते हैं। राइट कि किनको जो वक्फ बोर्ड बोर्ड। ओके ओके टू क्लेम एनीवन्स प्रॉपर्टी। तो अब तक कैसा था 95 के पहले कि वो किसी मुस्लिम के प्रॉपर्टी है तो ही वक्फ बोर्ड क्लेम कर सकता है। ओके 95 के बाद हो गया कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन जो वो प्रॉपर्टी में बिलोंग करे, वक्फ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है। मतलब इररिस्पेक्टिव उसकी नेशनैलिटी क्या है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, जैसे किसी गवर्नर का घर हो, सुप्रीम कोर्ट के जज का घर हो, या किसी डिफेंस चीफ का घर हो, या फिर किसी भी इंडियन सिविलियन का घर हो, उसको वक्फ बोर्ड बोल सकती है कि आज से बॉस ये हमारा है और वी कैन क्लेम इट। राइट, ऐसा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ। हाई कोर्ट के परिसर के अंदर की ज़मीन वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर ली, और हाई कोर्ट आज तक उसको रिलीज नहीं करा पाया है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई है, पर आज तक हाई कोर्ट को अपनी ज़मीन वापस नहीं मिली है। इंटरेस्टिंग। तो अभी इसमें फिर क्या होता है, देखिए, इलेक्शन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, अशराफ पावर, अशराफ को पैसा कमाना है, तो ये वक्फ प्रॉपर्टी से पैसा कमाते हैं। राइट। अब ये इनको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ करना है, मतलब आप कॉलेज बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, पर ये चोरी छुपे क्या करते हैं, इसको कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट में देते हैं और रेंट कमाते हैं। राइट। और वो रेंट इंडिविजुअली कमाते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग द मनी टू वक्फ बोर्ड। राइट। तो मिडिल एजेंट्स है बहुत सारे। राइट। तो इसलिए इसमें बहुत से मुस्लिम पॉलिटिशियन गुस्से हुए। राइट। अभी इसमें गेम देखिए, 2014 में इलेक्शन था, 2013 में वापस एक्ट अमेंड होता है। ओके। और ये एक्ट के अंदर दिल्ली में 123 गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर देती है गवर्नमेंट। माय गॉड। दिल्ली जैसे कमर्शियल एरिया में 123 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है। तो आप समझिए इसमें कितना बड़ा कमर्शियल इंटरेस्ट है। तो ये पूरा खेल पैसों का है। इसमें कुछ मुस्लिम अशराफ वर्ग या जो रिच है या पॉलिटिकली कनेक्टेड है, वही लोग इनके बोर्ड पे बैठते हैं और पैसा कमाते हैं। अब इसमें इसका नुकसान सिर्फ हिंदुओं को नहीं है, मुस्लिम को भी है। तो अगर कोई मुस्लिम इंडिविजुअल है, उसके घर पे वक्फ बोर्ड वाले पहुंच जाएंगे कि भाई आपके दादा परदादा किसी ने ये प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है, तो अब आप रह नहीं सकते। इसका यूज़ सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए हो सकता है, रेसिडेंशियल के लिए नहीं हो सकता। राइट। तो इसके 95 के पहले वक्फ बोर्ड के पास करीब 2 लाख प्रॉपर्टी थी, और 95 से अब तक
उनके यहाँ सब 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई। मतलब एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है इनका, और एकदम आई थिंक कमर्शियली देखा जाए तो पूरा अपवर्ड कर्व है। यस, तो 95 में जो एक्ट अमेंड हुआ और इनको जो अनलिमिटेड पावर मिल गए, प्लस जो विक्टिम है उसके लिए रेमेडी भी नहीं है, जो ट्रिब्यूनल में डिसाइड होगा, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, वही फाइनल है। तो आपकी प्रॉपर्टी गई, आपकी सुनवाई नहीं है। तो ऐसा ये अजीब सा लॉ है, वेरी कम्युनल लॉ इन अ सेक्युलर कंट्री। गॉट इट। तो अभी इस पे चर्चा चल रही है। अभी लास्ट वीक ही पार्लियामेंट में हरनाथ सिंह यादव ने इसके लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल प्रेजेंट किया राज्यसभा में कि इसमें संशोधन किया जाए ताकि ये इसमें रेमेडी मिल सके। तो अभी देखते हैं इसमें आगे क्या होगा, क्योंकि इन प्रिंसिपल देखा जाए मुस्लिम रिलीजियस जो प्रॉपर्टीज़ है, राइट, वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हो, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जैसे कोई मॉस्क हो गया, कोई दरगाह हो गया, हाँ, या मदरसा हो गया, राइट, ऐसा राइट, कुछ, राइट। राइट। पर उनको यूनिलैटरल वन साइड दूसरे के प्रॉपर्टी पे क्लेम का पावर देना, राइट, प्लस वो क्लेम के बाद ट्रिब्यूनल में सुनवाई के बाद अगर आप कोर्ट में रेमेडी नहीं ले सकते हैं, राइट, तो एक तरीके का ड्रैकोनियन लॉ है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता है। मतलब आई थिंक इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, एंड आई थिंक ये एक ही स्पेसिफिक रिलीजियस माइनॉरिटी को बढ़ावा देगा इन अ वे, और उस रिलीजियस माइनॉरिटी को ये मैसेज देगा कि बॉस, तुम्हारे पास बाकी लोगों से ज़्यादा पावर है टू क्लेम एनीवन्स प्रॉपर्टी एंड मेक इट योर्स। सो इसमें सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी को नहीं मिल रहा पावर, इलीट विद इन दैट माइनॉरिटी को मिल रहा है, राइट, क्योंकि इससे मुस्लिम इंडिविजुअल्स को भी प्रॉब्लम है। अगर वक्फ बोर्ड में आपका किसी से जो हायर पोजीशन पे है और वो आपका पड़ोसी और उसको आपको घर पे कब्जा करना है, तो ये लॉ का यूज करके कर लेगा, भले आप मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो इसका सबसे इल इम्पैक्ट मुस्लिम इंडिविजुअल्स को हुआ है राइट, पहले, राइट, फिर बाद में ये अदर्स को भी होने लगा। राइट, राइट। तो ये सिर्फ एक इलीट, सिर्फ अशराफ वर्ग को पोषित करने के लिए ये कानून बना है। और ऐसा अभी तो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है, लोकसभा इलेक्शंस 2024 में, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये एक्ट ऐसा न्यूट्रल हो जाएगा जिससे किसी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, चाहे वो हिंदू हो, जैन्स हो, सिख हो, या इवन मुस्लिम्स फॉर दैट मैटर। ये नेगेटिवली इम्पैक्ट, जैसा आपने बोला, जो एडिशनल पावर है या तो उसे कम करे, एंड दैट इज़ एक्चुअली माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसको ऐसा, इस एक्ट को ऐसा क्या मॉडिफिकेशन ला सकता है गवर्नमेंट जिससे ये थोड़ा न्यूट्रल हो जाए एंड इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। से इसमें चेंजेस बेसिक क्या ज़रूरत है कि आपकी सुनवाई इंडियन कोर्ट्स में होनी चाहिए, राइट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राइट। दूसरी बात, वक्फ अगर कोई प्रॉपर्टी को क्लेम करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ वक्फ बोर्ड पे होना चाहिए, करेक्ट, ना कि विक्टिम पे होना चाहिए, राइट। सो अगर ये दो सुधार होते हैं, राइट, तो ये जो छीना झपटी चल रही है वक्फ बोर्ड की, वो बंद हो जाएगी। क्योंकि आई थिंक एक सिविलियन आपकी और मेरी तरह, जिसका जॉब है, बिजनेस है, जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, जो रेगुलर बिल्स पे करता है, वो एनीवेज दुनिया में चल रहे काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से प्रेशर में होता है, तकलीफ़ में होता है, और उसके ऊपर जब ऐसा कुछ हो जाता है तो बेचारा वो शायद क्या पता है, ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए होंगे जब किसी इंसान ने अपनी जान दे दी होगी आउट ऑफ प्रेशर, सुसाइड। इसमें ऐसा है कि आप अचानक से आपकी प्रॉपर्टी खो देते हो और फिर आप उसके लिए लड़ने जाओगे, तो आप फिर आपका डेली जॉब कैसे कर पाओगे? तो ये लॉ, जो सबसे छोटी माइनॉरिटी होती है नेशन में, वो होती है इंडिविजुअल, राइट, ये उसके अगेंस्ट है, राइट। और एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर नेशन में जो छोटी माइनॉरिटी है, इंडिविजुअल, उसके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। इमेजिन में मुझे एक फ्लैट खरीदना है, या बंगलो खरीदना है, या पीस ऑफ लैंड खरीदना है, और मैं किसी से खरीदता हूँ, चाहे कोई बिल्डर हो या कोई कंपनी हो जिससे मैं ये खरीदता हूँ, तो मेरे लिए तो मेरे ओनर्स या फिर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है,
राइट। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी किसी बिल्डर की नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की है? तो समझो लोढ़ा बिल्डर्स है या दोस्ती बिल्डर्स है या फिर रुस्तम जी है या कोई भी दूसरा बिल्डर है, वहाँ से मैं एक फ्लैट खरीदता हूँ और अचानक वक्फ बोर्ड वाले मेरे घर पे आके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये हमें दे दो, ये हमारी है, एंड अगर आपको प्रूफ करना है कि आपकी है तो जाओ जाके कोर्ट में करो, क्योंकि हमारे पास तो पावर्स है, हम आपको घर से भगा भी सकते हैं। तो मैं चेक कैसे करूँ कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ बोर्ड का क्लेम नहीं है और ये एक्चुअली बिल्डर्स की है एंड इट इज़ सेफ टू बाय इट? राइट। तो पहले ये बहुत मुश्किल था क्योंकि पहले ट्रांसफ़र डीड, सेल्स डीड ये डिजिटाइज नहीं थे। Right. अब डिजिटाइज है। राइट तो ऑलमोस्ट हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डिजिटल रिकॉर्ड है, राइट लैंड प्लस रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का। तो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं ये रजिस्ट्रार ऑफिस का डिजिटल रिकॉर्ड में कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, या आप नाम से उनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है ये भी देख सकते हैं। ये तो टियर 1 सिटीज़ या टियर 2 सिटी की बात हो गई, लेकिन टियर 3 सिटी या टियर 4 सिटी में अगर कोई घर है, प्रॉपर्टी है, तो उसका क्या है? दे मे और मे नॉट हैव दैट डिजिटल प्रूफ। तो उस वक्त कोई क्या करे? डिजिटाइजेशन मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हुआ है। राइट। तो जिस स्टेट में डिजिटल रिकॉर्ड्स हो गए वहाँ 100% ऑल सिटीज़, अर्बन और रूरल, सभी जगह पे डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं। यदि कहीं स्टेट गवर्नमेंट में डिजिटाइजेशन नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है। अंडरस्टूड। इमेजिन अब बहुत सारे सिटीजन्स को वक्फ बोर्ड के बारे में पता चल जाता है, यस, एंड देन दे गो टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को बोलती है कि भाई गवर्नमेंट तुम देखो कुछ और इसको न्यूट्रल बनाओ, इसके पावर्स कम करो या ऐसा कुछ बनाओ जिससे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। चाहे वो हिंदूज हो, सिख्स हो, जैन्स हो, फॉर दैट मैटर मुस्लिम्स ही क्यों ना हो, किसी को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए और किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसे ही तुम क्लेम नहीं कर सकते। बिकॉज हम शायद बहुत सारे इंडियंस हैं जो पूरी ज़िंदगी में एक ही घर खरीदते हैं या एक ही घर खरीदेंगे, और शायद ऐसे भी हमने देखे हैं इंसिडेंसेस जहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन वो घर पास होता है। आई मीन जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो मेरे फादर का है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे ग्रैंडफादर या उनके फादर ने खरीदा हो और अचानक से वक्फ बोर्ड आके बोलते कि उतना है। तो इट्स नॉट जस्ट प्रॉपर्टी दैट्स गोइंग बट ऑल्सो माई मेमोरीज, द नॉस्टैल्जिया, एवरी इमोशनल कनेक्शन दैट आई हैव विद दैट हाउस इज गॉन। इसको एक इंडियन कैसे बचा सकता है? राइट। देखिए अभी एक इंडिविजुअल के लिए डेवास्टेटिंग है अगर वक्फ बोर्ड आपके प्रॉपर्टी पे क्लेम कर लेता है। अभी रिसेंट का केस देखे तमिलनाडु का, तो वो 18 गांव में एक टेम्पल है जो 1500 साल पुराना है। राइट। टेम्पल 1500 साल पुराना है और उसको वक्फ बोर्ड कैसे क्लेम कर सकता है आप सोचिए। तब इंडिया में इस्लाम आया भी नहीं था। राइट। तो ये गलत तरीका है और ये सिर्फ अशराफ एलिट को खुश करने और वोट बैंक पॉलिटिक्स अपीजमेंट के वजह इतने पावर गए हैं इतने अमेंडमेंट्स के साथ में। राइट। तो ये सही है कि जो इस्लामिक प्रॉपर्टीज़ है उनका एक ट्रस्ट हो, राइट, और उनको अपने इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर हो। अंडरस्टूड। वहाँ तक ये ठीक है, पर जब आप उनको पावर दे देते हैं कि जाइए कहीं भी कब्जा कर लीजिए, कब्जा माफिया बन जाइए, तो ये गलत है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे छोटी माइनॉरिटी है इंडिविजुअल, राइट, और नेशन का ड्यूटी है कि उस इंडिविजुअल का राइट प्रोटेक्ट हो। इसी के लिए हम वोट देते हैं, इसीलिए हम सरकार में ट्रस्ट करते हैं। राइट। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं, अगर ये बात लोगों तक पहुंचती है और उससे लोग अवेयर होते हैं तो सरकार पे दबाव बनेगा कि इस गलत कानून को सुधारा जाए। इमेजिन आप के पास जुडिशियल पावर्स हो या आप गवर्नमेंट में हो, तो ऐसे कौन से 2 स्टेप्स आप उठाओगे जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या इसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं? सो सिंपल स्टेप है कि पहले प्रूफ ऑफ बर्डन वक्फ बोर्ड पे डाला जाए कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहे हैं तो उसके लीगल प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स वक्फ को ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो ट्रिब्यूनल का पावर है कि उसके ऊपर कोई और जुरिस्डिक्शन नहीं है,
वो हटाना चाहिए और रेगुलर सिविल केसेस जैसे होते हैं थ्रू द वेरियस कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे इस केसेस की सुनवाई होनी चाहिए। एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू कंक्लूड दिस टॉपिक, ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहेंगे बिफोर वी कंक्लूड? देखिए, ये जो कानून है ये प्योरली डेवलप हुआ ओवर द डिकेड्स ड्यू टू अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स के वजह से और भी बहुत कानून बने जिसमें सिर्फ अशराफ एलिट को पावर दिया गया, और इसका नुकसान मुस्लिम इंडिविजुअल्स पे हुआ है, मुस्लिम महिलाओं को हुआ है। तो ये सभी कानून में सुधार की ज़रूरत है, जहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन को एज ए इंडिविजुअल राइट दिए जाए, ना कि उनकी ग्रुप आइडेंटिटी बना के उनके ऊपर उनका कोई रिलीजियस लीडर बिठाया जाए। तो एज अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर नेशन ये हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। So thank you Satyam for giving us so much information. आई थिंक मैं सबसे पहली चीज़ ये करूँगा, अभी जाके ऑनलाइन चेक करूँगा कि मेरा घर वक्फ बोर्ड के अंडर है या नहीं, या फिर सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा यार कि मेरे बिल्डर्स जिनके पास से मैंने मेरा घर लिया है वो घर बिल्डर्स का है, आई मीन वो बिल्डर्स ओन करते हैं या इट्स बाय वक्फ बोर्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू रविश। सो ये था हमारा एपिसोड ऑन वक्फ बोर्ड। इसका इम्पैक्ट इंडियंस के ऊपर कैसा है आपने ये भी देखा होगा आज के एपिसोड में कि कैसे ये हमें इम्पैक्ट कर रहा है, और बहुत सारे इंडियंस को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर सच वीडियोज़। हम बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं आपके लिए, और ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर जनरली लोगों को नहीं मिलता है। इंडिया के सोशल प्रॉब्लम्स और इंडिया का जियोपॉलिटिकल सेटअप, इससे रिलेटेड वीडियोस हम बनाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि हमें कुछ नया करना है और भारत को बेहतर बनाना है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।